दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों मध्य प्रदेश की सियासत की गर्मी से एक तरफ राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाते हुए विधानसभा घेराव का ऐलान किया है और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से भोपाल की सड़कों पर हलचल मची हुई है। दूसरी तरफ प्रदेश में एक और सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार की जमानत और उनका सरकार के खिलाफ मोर्चा। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले चुनावों का ट्रेलर है और क्या कमलेश्वर डोडियार का मामला प्रदेश सरकार के लिए एक नई मुसीबत बन चुका है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि जो कमलेश डोडियार है उनकी 4 दिन जेल में रहने के बाद अब उनकी जमानत हो गई है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से काफ़ी बातचीत भी की, इंटरव्यू भी दिए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो तमाम जानकारी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश से अ, राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जी, जी रोमा जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आज भोपाल में जो कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, क्या कांग्रेस का ये प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी का संकेत है या फिर एक स्टंट है? आखिर वो विधानसभा का घेराव क्यों करना चाहते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? विस्तार से आप बताएं। जी रोमा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ नशा चैनल का जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि लगातार किसानों की और बेरोजगारों की जवानों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। मैं आपको इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि जो जिस मुद्दे को लगातार ओबीसी जन कल्याण संघ, हमने न्यूज़ नशा पे भी आपने देखा है, लगातार हम लोगों ने जो आंदोलन किए हैं उसके विजुअल से लेकर के आपने उस आंदोलन को लगातार देखा है। जो जी, जो ओबीसी जन कल्याण संघ ने लगातार पूरा पिछले कई महीनों से लगातार किसानों की और जवानों की और बेरोजगारों की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं देखते हुए कहीं न कहीं अभी हमने देखा जीतू पटवारी ने किसानों के साथ मिलकर के और पूरी पार्टी ने जो है किसानों के मुद्दे पर हमने देखा कि जो जीतू पटवारी जब मंच पर थे, तो मंच पर जीतू पटवारी ने सोयाबीन और जितनी भी फसल हैं, जिन फसलों की ओबीसी जन कल्याण संघ आवाज़ उठाता है, उन्हीं फसल को मंच पर लेकर के जीतू पटवारी ने अपने हाथ में लेकर के उनकी शपथ ली। और जो जिसको ओबीसी जन कल्याण संघ जातिगत जनगणना की हमेशा बात करता है, उसको भी जीतू पटवारी ने वहाँ पर एक शपथ के माध्यम से, एक शपथ पत्र के माध्यम से सभी लोगों ने कसम खाई कि जब तक हम लोग शपथ किस जातिगत चीज की ली है? जनगण। किस चीज हाँ, की बता रहा शपथ हूँ। ली है? इन्होंने इस चीज़ की शपथ ली है कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा ओबीसी जन कल्याण संघ लगातार पूरा उठा रहा है, या फिर ये कहें कि जो सामाजिक ओबीसी के जो सामाजिक संगठन जो जिस आवाज़ को उठाते हैं, उसको राहुल गांधी भी उठाने लगे हैं, या उसी हिसाब से भी ले लीजिए, या फिर जो सामाजिक संगठन मध्य प्रदेश में आवाज़ उठा रहे हैं, उसको ले लीजिए आप। इसको देखते हुए कहीं न कहीं जीतू पटवारी ने पहली बार इस तरह से सार्वजनिक मंच पे जो है जातिगत जनगणना की बात की, और सभी लोगों ने जो जितने भी कांग्रेस की जो पार्टी के लोग थे, वो जहाँ पर वहाँ पर जितनी भी जो जनता पहुँची हुई थी, उसने सभी ने ये कसम खाई कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। रोमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है? चूँकि हमारे देश में जो सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक ताना-बाना है, वो कहीं न कहीं एक जैसा नहीं है। इसमें क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी की हम कई बार इस संबंध में बात भी कर चुके हैं। लगातार इन लोगों की हिस्सेदारी नहीं है, सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, प्राइवेट जो नौकरी है उसमें हिस्सेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की नौकरी है उसमें हिस्सेदारी नहीं है, जो पूरे देश में प्रदेश में जो आईएएस, आईपीएस हैं उससे में हिस्सेदारी नहीं है, और जो विधानसभा और लोकसभा में जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की जो बड़ी पोस्ट होती हैं, जिनके माध्यम से पूरे देश में जो जो विकास होता है, तरक्की होती है, प्रगति होती है, उनमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं हैं। जनसंख्या अनुपात पर और मीडिया में भी कहीं न कहीं ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं पूरा जो सामाजिक संगठन ओबीसी जन कल्याण संघ लेकर के हम लोग कहीं न कहीं इस मुद्दे को कई वर्षों से लगातार उठा रहे हैं, जिसको देखते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से लेकर के विपक्ष की सभी पार्टियाँ इस मुद्दे को उठाने लगी हैं, रोमा जी। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं जो है चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी से लेकर के जिन जातिगत जनगणना की बात हो। इसी जातिगत जनगणना और किसानों के मुद्दे को उठा करके और धरातल पर लेकर के 16 तारीख को यानी कि कल जो है जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस की पूरी टीम है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने जो है कल विधानसभा का 16 दिसंबर को जो है घेराव करने का काम किया है। और मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है जिस बात की, जिस आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को, बेरोज़गारों की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को, जिसको ओबीसी जन कल्याण संघ लगातार धरातल पर पिछले
कई सालों से और कई महीनों से लगातार उठा रहा है, उस आवाज़ को कहीं न कहीं अब जो मध्य प्रदेश की जो अभी मूलतः सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, जिसके 70 के आस-पास जिसके विधायक हैं, अगर ओबीसी जन कल्याण संघ की इस माँग को अगर कांग्रेस पार्टी की जो है उठा रही है, तो मुझे खुशी और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो ओबीसी जन कल्याण संघ के एक-एक कार्यकर्ता की जीत है, ओबीसी जन कल्याण संघ जिस तरह से देश में, प्रदेश में काम कर रहा है, वो जिस तरह से मेहनत कर रहा है, अभी रोमा जी आपने भी देखा होगा कि जब किसानों के भाव की बात आई थी, तो सबसे पहले ओबीसी जन कल्याण संघ ने पूरा मध्य प्रदेश में जगह-जगह तहसील, विधानसभा, जिला स्तर पर ज्ञापन देकर के जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो है आवाज़ उठाने का काम किया था। लेकिन चूँकि सरकार है, ऐसी है, निरंकुश सरकार है, ऐसी ताना सरकार है कि किसानों की आवाज़ के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम देख रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के साथ-साथ भी हम लोग देख रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पे हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने आंदोलन किया, किसानों का जो सोयाबीन का भाव 6,000 करवाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। और किसानों की जो मक्का का भाव हमने 3,000 के आसपास करवाने के लिए आंदोलन किया, धान का भाव 4,000 से ऊपर करवाने के लिए आंदोलन किया। किसान के यूरिया के लिए हमने आवाज़ उठाई और आंदोलन किया। डीएपी के लिए हमने आवाज़ उठाई और आंदोलन किया। लगातार देश के नौजवान की हम लोग बात करते हैं, युवा की हम लोग बात करते हैं, लेकिन चूँकि सरकार इतनी तानाशाह है कि इस तरह की जो है सुनने का काम नहीं करती है। रोमा जी, इसी तरीके से इन लोगों ने क्या कर रखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कर रखा है। चूँकि ये चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव, ये चूँकि क्या होता है कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आया था, तो उससे पहले 700 किसानों की जो मौत हो गई थी। जिसको देख कर के कहीं न कहीं इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी झुके और नरेंद्र मोदी ने जो 3 काला कानून बने थे, उनको वापस करने का काम किया। रोमा जी, मुझे जहाँ तक लगता है कि लगातार चुनाव होने से सरकारें दबाव में आती हैं और सरकारों पर चुनाव का दबाव होता है। ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं एक देश एक चुनाव करके एक बार में जो चुनाव हो जाएगा, तो फिर इसके बाद में हम लोग 5 साल तक फ्री हो जाएँगे और 5 साल मनमाने ढंग से किसी भी तरह से लोकसभा में, विधानसभा में हम लोग कानून पारित करते रहेंगे। फिर इनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, चूँकि 5 साल तक। इसमें कई सारे रीज़न, एक रीज़न नहीं है। ऐसे क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जो जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं और देश के मुद्दे अलग होते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जब देश का जो चुनाव होगा, तो सिर्फ़ देश के मुद्दे लिए जाएँगे, उसमें स्टेट मुद्दे कहीं न कहीं गायब हो जाएँगे। तो ऐसे में जो स्टेट के मुद्दे जब रहेंगे, तो स्टेट के लोगों की जो समस्याएँ रहती हैं, उन समस्या को का तो कहीं न कहीं जो है निराकरण नहीं हो पाएगा ना रोमा जी। इसलिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक देश और एक चुनाव की बजाय कहीं न कहीं एक देश, एक जैसी शिक्षा, एक देश, एक जैसी स्कूलों में पढ़ाई, एक देश, एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल हटा करके जो है सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधा हो जाना चाहिए कि हमारे देश में जो है प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत ही ना पड़े रोमा जी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं, लगातार चाहे वो एक देश एक चुनाव की बात हो, लगातार तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग अडानी के मुद्दे पर ये लोग बोलने नहीं चाहते हैं और लगातार विधानसभा में हम लोग देखते हैं, लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि लगातार जो है कहीं न कहीं जो विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। तो ऐसी जो तानाशाह सरकार है, रोमा जी, भले चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ओबीसी जन कल्याण संघ हो, हम लोग सामाजिक रूप से कई सारे आंदोलन करते हैं, लेकिन किसी तरह से रोमा जी जो है आंदोलन के माध्यम से भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो बोलते थे कि कहीं न कहीं रुपया की जो कीमत है वो घट रही है। और रुपया की कीमत अगर जिस देश में घटती है तो वहाँ का प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है और प्रधानमंत्री अपना देश के लोगों को बढ़ाना नहीं चाहता। आज हम देख रहे हैं कि लगातार जो है रुपया की जो कीमत है वो घट रही है और डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए कहीं नहीं नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, अपने गिरबान में झाँकना चाहिए कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। हमने देखा इससे पहले 2014 से पहले नरेंद्र मोदी लगातार बोलते थे कि जो महँगाई वाली सरकार है, लगातार महँगाई पर ढोल पीटते थे। उस समय तो लगभग 50 के आस-पास डीज़ल था और ₹60 के आस-पास पेट्रोल था और ₹400 का सिलेंडर था। बाकी अन्य चीज़ों की जो चाहे वो बाइक हो, ट्रैक्टर हो, फ़ोर व्हीलर हो, इनमें भी लगभग आज की कीमतों को देखा जाए तो बहुत कम कीमत थी। और इस तरह की बात करते थे कि हम लोग आएँगे तो कहीं न कहीं महँगाई कम कर देंगे, करप्शन कम कर देंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदने का काम किया गया, सरकार गिराई, महाराष्ट्र में विधायकों को खरीदा, सरकार गिराई। राजस्थान में भी पूरा-पूरा प्रयास किया सरकार गिराने का, लेकिन कहीं न कहीं वो असफल रहे। उनकी जो अशोक गहलोत की इंटेलिजेंस ने काम किया। वहाँ पर भी सही समय पे इन लोगों को देख लिया, नहीं तो वहाँ पर भी सरकार गिरा देते। हमने देखा कि इन्होंने
हेमंत सोरेन सरकार को भी गिराने का प्रयास किया। हमने देखा दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया और सरकार गिराने का प्रयास किया। तो लगातार मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। इस तरह से हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें भी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो जैसे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं सरकार को खरीद किसी म उनको 1 या 2 सांसद की ज़रूरत थी या और भी, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं सांसदों को खरीद करके, एमपी को खरीद करके सरकार बनाना नहीं नहीं चाहता। इससे अच्छा तो अगली बार मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, अगली बार सरकार बनाएँगे, लेकिन खरीद और फरोख्त करके हम लोग सरकार बना। तो ऐसे भी लोग, ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग रहे। तो जी, कहीं न जी। कहीं नरेंद्र मोदी अब आज मैं आपको एक और वाकया बताना चाहता हूँ, एक किताब में मैं पढ़ रहा था रोमा जी, कि अमित शाह जब पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे और अब जब वो 18-20 साल के थे, कॉलेज में वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे कॉलेज में, तो उस समय इन्होंने इनके सामने एक एनएसयूआई की एक लड़की जो है चुनाव लड़ी थी और ये चुनाव लड़ी थी प्रेसिडेंट का। तो इन्होंने जो है जो उस कॉलेज में क्या है लड़कियाँ भी पढ़ती थी रोमा जी, तो उन लड़कियों के जो पालक हैं, घरवाले हैं, उनके बोल दिया था कि आप जिस दिन चुनाव था उन्होंने मतलब इन्होंने नहीं बोला तो इनके जो भी साथी रहे होंगे जो चुनाव इनको चुनाव में इनका कैंपेन कर रहे हैं, उन लोगों ने बोल दिया था कि आप लोग आपकी जो बच्चियाँ हैं उस तारीख को आप मत भेजना क्योंकि चुनाव है तो उसमें कहीं न कहीं हंगामा हो सकता है। तो ऐसे में वो लड़कियाँ कहीं न कहीं जो एनएसयूआई की लड़की चुनाव लड़ रही थी, तो लड़कियाँ सहानुभूति के तौर पे लड़कियों की वोट देती, अमित शाह को वोट नहीं देती अधिकतर क्योंकि सहानुभूति रहती। तो ऐसे में इन्होंने एक साजिश करके, इनके लोगों ने साजिश करके और वहाँ पर ये जो लड़कियों के पालक थे, परिवारजन थे, उनको कॉल करवा दिया कि उस दिन आप इस तारीख को जो है चुनाव है, तो आप अपनी बच्चियों को, लड़कियों को मत भेजना क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। तो इसको लेकर के हाँ, यस मैंने एक किताब में पढ़ा है रोमा जी और जो राजदीप सरदेसाई है ना, राजदीप सरदेसाई जी ने इस किताब को लिखा है। उन्होंने 2014 में के चुनाव को भी एक किताब लिखी है, 2019 में भी लिखी है और 2024 के चुनाव खत्म होने पर भी लिखी है। तो मैंने उस किताब में इसको देखा था। तो मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि अमित शाह इस तरह की जो हम इसको साजिश ही बोल सकते हैं। इस तरह की साजिश करके जब वो 18-20 साल की उम्र के थे, ऐज के थे, तब इस तरह से उनके लोगों ने या उन्होंने इस तरह से साजिश करके चुनाव जीता हो। तो ऐसे में कहीं न कहीं हमारे देश में लगातार हम लोग देख रहे हैं किस तरह का क्या नहीं हो सकता है रोमा जी। इसलिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फिर मैं इसी बात को कहूँगा और हर बार मैं इसी बात को कहता हूँ कि जब अंग्रेज़ों ने जब भारत पर जो है राज किया था तब भी कहीं न कहीं जनता को जागना पड़ा था और हिंसात्मक रूप से न करके अहिंसा के मार्ग पर चल के जो है महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं पूरे देश को जनता को जागना पड़ेगा और देश की जनता को जाग करके कहीं न कहीं देश के लिए जो है काम करना पड़ेगा। कहीं न कहीं ऐसी सरकारों को बनाना पड़ेगा कि जिससे कि कहीं न कहीं जो महँगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन इस पर अंकुश लग सके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।